फर्स्ट पार्ट जो है वो हाफ में ही टर्मिनेट हो गया था, यानी कि यहीं तक हम लोग पढ़ पाए थे कि क्या क्या यहाँ पे बैम्बू की जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट है। आइए उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि वो जो आपकी जो वीडियो थी वो टर्मिनेट हो चुकी है। फिर उसके बाद अगर मैं उसमें इसी वीडियो को रिकॉर्ड करके अगर उसमें मर्ज करूँ ना, तो वॉइस प्रॉब्लम आ जाती है। तो कोई नहीं, आप लोग फर्स्ट पार्ट देखे हो तो ज़रूर देख लीजिएगा, अगर नहीं देखे हो तो ज़रूर देख लीजिएगा, देखे हो तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि बैम्बो के बारे में हम लोग देख रहे थे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये मीट से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, सो आई रिक्वेस्टेड यू कि प्लीज़ आप लोग जाके पहली पार्ट ज़रूर देख लीजिए। मैं यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कर दूँगी, आप लोग यहाँ पे, मैं यहाँ पे लगा दूँगी, आप यहाँ पे क्लिक करके देख लेना ये, ठीक है। फिर या तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट में आकर आप लोग देख सकते हो। आइए बैम्बू के बारे में पढ़ते हैं। बैम्बू जो है ना, आप लोग यहाँ पे देखोगे कि 6 to 8 इंचेस ऑफ ह्यूमस को जो है वो ऐड करता है सॉइल में हर एक साल। तो बैम्बू से ये भी देखने को मिलता है। और बैम्बू सबसे ज़्यादा क्या करता है कि जो सॉइल है ना उसको पकड़ के रखता है। इससे क्या है कि जो सॉइल इरोजन है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये वन ऑफ दी आप लोग देखोगे कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बारिश होती है या फिर आपके तेज़ हवा होते हैं, तो उससे क्या होता है कि सॉइल इरोजन हो जाता है और अपर लेयर ऑफ सॉइल जो है वो आपका एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, वो आपका फ्लो होके। बैम्बू की बात करें तो वुडी ग्रास जो है ये आपका वर्सेटाइल मटेरियल है। इसमें आपको बहुत अच्छा खासा अपीयरेंस देखने को मिलेगा, यानी कि इसके जो प्रोडक्ट है उसके आप देखते ही हो कि क्या क्वालिटी होती है, बहुत ही शानदार क्वालिटी होती है। साथ ही इंटरनेशनल बैम्बू एंड रतन ऑर्गेनाइजेशन है, एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिनके द्वारा यहाँ पे इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट को यहाँ पे प्रमोट किया जाता है। और उनका कहना है कि जो बैम्बू और जो रतन है इसको प्रमोट करना चाहिए। इस ऑर्गेनाइजेशन में 46 मेंबर स्टेट्स है। साथ ही आप लोग देखोगे कि 40 से भी ज़्यादा जो मेंबर स्टेट है वो ग्लोबल साउथ के ही है। तो काफ़ी अच्छा खासा रोल प्ले किया जाता है इसके थ्रू, जो है बैम्बू को ऑल ओवर द वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपका जो है स्पेस भी मिलता है। साथ ही अगर बात करें कंटेम्प्रेरी कॉपिंग का, जो कि यहाँ पे कोरोना वायरस कंटेक्स्ट का है, तो इनके द्वारा यहाँ पे ऑफर किया गया है कि एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग आउट ऑफ द बॉक्स जाके आइडियाज़ को लाए। और बात कर रहे हैं हम लोग जहाँ आत्मनिर्भर भारत का, तो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए क्या है ना कि हमारे कंट्री में जो भी चीज़ अवेलेबल है उनका हम लोग प्रोडक्शन अच्छे से करें, उनको हम लोग इस्तेमाल अच्छे से करें और उनको हम लोग को प्रमोट करना चाहिए। बैम्बू से आप लोग देखते हो कि उससे जॉब, बैम्बू से क्या होता है कि इतना सारा वर्सेटाइल चीज़ है कि उससे हम हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स बूस्ट हो सकती है। जब हम लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने के सोचेंगे तो उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, और एक ऑथेंटिक एम्प्लॉयमेंट होगा। ऐसा नहीं होगा कि सीजनल एम्प्लॉयमेंट है या फिर फॉर सम डेज़ के लिए एम्प्लॉयमेंट है। एम्प्लॉयमेंट होना भी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट इससे बहुत अच्छे तरीके से निकल कर आएगा। स्किल एम्प्लॉयमेंट की यहाँ पे स्किल्स की भी यहाँ पे ज़रूरत है, जिससे कि लोगों को पहले वेल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहिए, उसके बाद वो इस तरीके की इंडस्ट्री में आ सकते हैं। तो ये सारा काम से क्या है ना कि हम लोग आत्मनिर्भर हो सकते हैं, लोग जो है अपनी दिनचर्या चला सकते हैं, लोग जो है अपने घरों को चला सकते हैं, बहुत ही अच्छा खासा इससे कमाई भी होता है। प्री इंडस्ट्रियलाइज्ड जो इंडियन इकॉनमी था उसमें हम लोग देखे थे कि ग्लोबल मर्केंटाइल ट्रेड था, जहाँ पे प्रोडक्ट्स जो है ना वो लोकल आर्टिसन के द्वारा बनाया जाता था और रॉ मटेरियल को यूज़ करके, लेकिन उसका डिमांड भी बहुत ज़्यादा होता था। आज के डेट में क्या है कि हम लोग इतने ज़्यादा लेज़ी हो चुके हैं कि बस रॉ मटेरियल्स को बाहर से बुलवाते हैं, मंगाते हैं, और हम लोग उसको बनाकर जो है ना अपने कंट्री में इस्तेमाल करते हैं या फिर हम लोग जो है बाहर भेज देते हैं, और हमारे यहाँ का बहुत सारा रॉ मटेरियल भी बाहर जाता है, ठीक है। तो ये एक अनबैलेंस्ड हो गया है। हमारे यहाँ जो भी चीज़ प्रेजेंट है, हम लोग को ये कोशिश करना चाहिए कि उन सारी चीज़ों का इस्तेमाल को हम लोग को बढ़ावा देना चाहिए। जब हम लोग उनके इस्तेमाल को समझेंगे तभी तो फिर हमारे यहाँ की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो यहाँ पे लेस हो पाएगा। साथ ही हमारे जो यूटिलाइजेशन है हमारे यहाँ की रॉ मटेरियल्स का, उसका बेटर तरीके से हो पाएगा। इससे हम लोग जो है ना ग्लोबल मार्केट में भी अपनी पहचान बना पाएंगे, साथ ही साथ हमारा जो आत्मनिर्भर भारत का जो फंडा है वो भी बहुत अच्छे तरीके से निकल कर आएगा। आइए एक और फेस्टिवल देखते हैं नागालैंड का, जो कि है नजहू फेस्टिवल। तो नजहू फेस्टिवल क्या है? ये नजहू फेस्टिवल जो है ये यहाँ पे पोचूरी नागा है उनके द्वारा मनाया जाता है, और साथ ही साथ ये स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल्स के द्वारा ये ऑब्जर्व किया जाता है, जो कि अपने रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस को काफ़ी ज़्यादा जिंदा रखने के लिए इस तरीके का जो है फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इसके बाद आप लोग बैम्बू ट्री देख सकते हो कि इस तरीके का बैम्बू स्टिक होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे महाराष्ट्र के बारे में देखते हैं। रिचली डाइवर्स एंड वाइब्रेंट। महाराष्ट्र में भी आपको बहुत ज़्यादा कल्चर देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही मराठी कल्चर है वहाँ पे, नहीं, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ब्लेंड ऑफ फोक डांस देखने को मिलेगा। फोक सॉन्ग है, ट्रेडिशनल है, क्लासिकल है, कंटेम्प्रेरी आर्ट फॉर्म है, रिच लिटरेचर है, रोबोस्ट फेस्टिवल है, डिलीशियस फूड है, कलरफुल क्लोथिंग है, वेराइड आर्टिफैक्ट है, इनोवेटिव वहाँ पे मॉडर्न
मॉडर्न एंटरटेनमेंट है। तो बहुत सारी चीज़ आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। महाराष्ट्र जैसे कि नेम आप देखते हो कि ट्रूली एक मैग्निफिसेंट लैंड है, जहाँ पे यूनिक और ग्लोरियस आपको हेरिटेज ऑफ आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। वर्चुअल आर्ट की बात करें तो वर्चुअल आर्ट जो महाराष्ट्र का है, इसमें आपका रॉक स्कल्पचर से लेकर जो है जो केव्स वगैरह में पाया जाता है, उसमें आप लोग वॉल पेंटिंग भी देखते हो, टेम्पल आर्किटेक्चर भी देखते हो। वहीं अगर केव आर्ट की बात करें तो महाराष्ट्र में जो है लार्जेस्ट नंबर ऑफ केव है, सारे साइजेस के, सारे शेप्स के। एंशियंट जो रॉक कट केव बनाया जाता था, यानी कि पत्थरों को काट कर जो केव गुफा बनाया जाता था, वो भी आज के डेट में कहाँ पे आपका स्थित है, तो वो आपको जो है महाराष्ट्र में ही देखने को मिलेगा। तो ये सारे केव्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग घूमे भी होंगे। जैसे एलिफेंटा केव्स है, अजंता एलोरा केव्स है, जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी इंक्लूड किया गया है। जो केव ऑफ अजंता एंड एलोरा है, जो कि आपका औरंगाबाद के नियर है, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि एज ऑफ बुद्धिज्म के टाइप में ये काफ़ी ज़्यादा पिक पे था। उसके बाद 800 केव्स है, जो कि आपका बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। 32 केव्स आपके अजंता में है, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों की 32 केव्स अजंता में, ठीक है। उसके बाद आप लोग एक देख सकते हो यहाँ पे एक पेंटिंग दिया गया है। उसके बाद आप लोग इस तरीके का टेम्पल भी देख सकते हो। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि जो केव नंबर यहाँ पे 16, 17, 1 एंड 2 है अजंता का, इसमें लार्जेस्ट कॉर्पस है, यानी कि सर्वाइविंग जो एंशियंट इंडियन वॉल पेंटिंग है, बहुत बड़ी बड़ी वॉल पेंटिंग और बहुत ही खूबसूरत आपको वॉल पेंटिंग देखने को मिलेगा केव 16, 17, 1 और 2 में। एलोरा को यहाँ पे वेरुल भी कहते हैं। साथ ही साथ आप देखोगे कि 100 से भी ज़्यादा केव जो है इसके साइड्स में, ज़्यादा केव आपको एलोरा में देखने को मिलेंगे, अजंता में आपको कम केव्स देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपके पब्लिक के लिए सब ओपन है, और साथ ही साथ यहाँ पे बुद्धिस्ट, हिंदू और जैन का जो विहारा मत्थास है, उनके एविडेंस भी देखने को मिलता है। केव 16 की बात करें तो यहाँ पे लार्जेस्ट सिंगल मोनोलिथिक रॉक एग्जीबिशन है वर्ल्ड का। कैलाश टेम्पल की बात करें तो एक चैरियट शेप्ड यहाँ पे मॉन्यूमेंट बनाया गया है, जो कि लॉर्ड शिव को यहाँ पे डेडिकेट किया गया है। पिथलखोरा केव्स जो है वो यहाँ पे सतामला हिल रेंजेस में देखने को मिलेगा। एलिफेंटा केव्स की बात करें तो ये आपका स्मॉल आइलैंड जो सीज में है मुंबई के बगल में, उसमें आपको देखने को मिलेगा। ये केव भी आपका सॉल्ट जो बेसाल्टिक रॉक है उससे बना है। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे आपको ये सारे जो है देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इतना बहुत आपका जो है रिवीजन हो गया। अब यहाँ पे महाराष्ट्र के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें देख लेते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये है जाड़ीपट्टी और देशावतर। तो जाड़ीपट्टी क्या है, एक तरीके का प्रैक्टिस है जिसमें कि राइस कल्टिवेटिंग रीजन में होता है, और जिसमें कि चंद्रपुर, बंदर और यहाँ पे गद्रचौली जो डिस्ट्रिक्ट है विदर्भा का, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और ये लोकल नेम है जादी, मतलब कि होता है राइस, ठीक है। तो राइस कल्टिवेशन के लिए आपका वहाँ पे फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। दशावतर की बात करें तो दशावतर एक ट्रेडिशनल फोक थिएटर फॉर्म है, और ये थिएटर है जो कि फार्मर्स के द्वारा आपका जो है परफॉर्म किया जाता है। तो गोवा में भी आपको देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र में भी देखने को मिलेगा। ये आपका दशावतर जो है ना, ये पॉपुलर फॉर्म ऑफ ड्रामा है जो कि रूरल एरिया में है, और ये कोंकण एरिया में काफ़ी ज़्यादा जो है आपका पॉपुलराइज भी है। तो ये आप याद रखिएगा, जादीपत्ती और साथ ही साथ दशावंतर। ओके, आगे आते हैं और देखते हैं यहाँ पे। ये आपका जो है ना गंजीफा है, ठीक है। तो गंजीफा आप देख सकते हो, ये हैंडमेड प्लेइंग कार्ड है जो कि पहले बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। इस तरीके का जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं रंगोली। रंगोली एक ट्रेडिशनल फ्लोर आर्ट है जो कि प्रैक्टिस किया जाता है ऑलमोस्ट हर एक घर में। आप लोग भी रंगोली बनाते ही होंगे, या फिर आपके घर में कोई ना कोई तो बनाता ही होगा। हम लोग रंगोली जो बनाते हैं वो दीपावली में बनाते हैं। तो रंगोली यहाँ पे जो है मेनली आप लोग को देखने को मिलेगा कि महाराष्ट्र वाले रीजन में बहुत ज़्यादा रंगोली का इस्तेमाल होता है। इवन ये लोग डेली भी रंगोली बनाते हैं शुभ के लिए। जैसे हम लोग सुबह उठते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं, तो उनके घर में क्या होता है ना कि सुबह सुबह उठ के वो छोटे से रंगोली बनाते हैं। इसमें आपका जो है कलर्ड राइस होता है, ड्राई फ्लोर होते हैं, इन सारी चीज़ों से वो छोटी सी रंगोली बनाते हैं डेली। तो ये उनका शुभ माना जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ आप देखोगे कि ये तो देख लिए रंगोली। परफॉर्मिंग आर्ट, आर्ट भी बहुत ज़्यादा इनके द्वारा परफॉर्म किया गया है। जैसे कि ट्राइबल म्यूज़िक अगर देखें तो यहाँ पे महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा कि भील है, महादेव, कोली, गोंड, वारली, कोंकणा। तो ये सारे कुछ यहाँ पे आपके ट्राइब्स है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रिवलेंट है। उनके अंदर जो यहाँ पे म्यूज़िक का जो कला है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा यूनिक भी देखने को मिलेगा। इंस्ट्रूमेंट जो आपका बनाया जाता है ईजिली अवेलेबल है मटेरियल। तो इसमें आपका कौन कौन सी चीज़ों से यहाँ पे म्यूज़िक
इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है? बैम्बू, हाइड, गॉर्ड, क्ले, लीव्स, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, जैसे कि चाइल्ड बर्थ में ये ज़रूरत होता है, इनिशिएशन में ज़रूरत होता है, मैरिज टाइम में, डेथ टाइम में, तो सब समय आपको देखने को मिलेगा कि बैम्बू का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। देखिए ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंटरनल चीज़ें भी दी गई है, इतना ज़्यादा आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं ये सारी चीज़ों को स्किप करते जा रही हूँ। डिवोशनल म्यूज़िक, डिवोशनल म्यूज़िक क्या होता है कि किसी चीज़ में आपको डिवोट कर देना, यानी कि जैसे अगर किसी भगवान की म्यूज़िक आप सुन रहे हो, भगवान की म्यूज़िक तो नहीं, उनको आस्था कहते हैं, तो उस तरीके के अगर आप कुछ सुन रहे हो तो उसमें क्या होता है, अपने आप को डिवोट कर देना है कि नहीं, तो उस तरीके का एक डिवोशनल सॉन्ग भी होता है। फोक डांस है, फोक डांस आपको हर एक स्टेट का, हर एक रिलीजन का अपना अलग अलग देखने को मिलता है। उसके बाद रिचुअलिस्टिक डांस फॉर्म भी है, तो ये भी आपको जो है खंडोबा जागरण में देखने को मिलेगा, इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इनबॉक्स में जो आपका दिया गया ना, उसको थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। रनमाले है गोवा का, तो रनमाले एक रिचुअलिस्टिक और फोक थिएटर है जो कि आपका यहाँ पे गोवा में देखने को मिलेगा। तो ये इसमें जो भी स्टोरीज दिखाई जाती है थिएटर में, वो बेसिकली आपका रामायण और महाभारत से ही लिया जाता है, वही स्टोरी को यहाँ पे दिखाया जाता है। ठीक है, आगे आते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि डिवोशनल डांस फॉर्म भी होता है, जैसे फोक हम लोग म्यूज़िक सुने उसी तरीके का डांस फॉर्म भी होता है, तो ये भी आप लोग को आइडिया होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा कि कई तरीके के डांस फॉर्म होते हैं, जैसे कि लावनी आप लोग सुने ही हो कि महाराष्ट्र का बहुत ही ज़्यादा फेमस वहाँ का आपका डांस है, डिवोशनल डांस भी कहते हैं लावनी। तो लावनी की कॉस्ट्यूम भी वगैरह भी आप लोग देखे ही होंगे, देखिए इस तरीके से लावनी ड्रेस है ये, ठीक है, ये वाली, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोली डांस भी होता है, तो कोली डांस इतना आपको तो याद करने का ज़रूरत नहीं है कि ये आपका फ़िशिंग कम्युनिटीज़ के लिए जो मछुआरे होते हैं उनके लिए जो है यहाँ पे कोली डांस यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। अब आते हैं कल्चर, यहाँ पे बताया जा रहा है कल्चर अ यूनिफाइंग फॉर्म, तो ये फोर्स, ये है क्या, कल्चर एक यूनिफाइंग फोर्स। तो हमारे कंट्री में कितने तरीके के कल्चर है, कितने तरीके के लैंग्वेज है, ये बताया जा रहा है। एक लैंग्वेज जो कि आपका 700 ईयर से भी ज़्यादा बोला जाता है, गुजराती की अगर बात करें तो ये 60 मिलियन पीपल से भी ज़्यादा बोला जाता है गुजरात वाले सिटीज़ में, टाउन्स में, विलेज में, तो इसलिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ आप लोग देखोगे कि ये देखिए आ गया, ये गुजराती का यहाँ पे आपका ट्रेडिशनल वाली ड्रेसेस आ जाती है, काफ़ी अच्छी लगती है, ब्यूटीफुल लगती है। इसी के साथ साथ आप लोग देखोगे कि गुजरात में जो है ना, यहाँ पे आप लैंग्वेज के साथ साथ देखोगे कि गुजराती लिटरेचर और साथ ही साथ वेल नोन जो लिरिक्स है वो बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ के, सारे आपको याद नहीं करना है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आप लोग को पता होना चाहिए। एक लैंग्वेज है जो कि आपको एक्सप्रेसिव देखने को मिलेगा कि वो वर्ड में जो एक्सप्रेस किया जा रहा है उसको म्यूज़िक के फॉर्म में यहाँ पे आपका एक्सप्रेस करने का, यानी कि दर्शाने का जो है एक आपका कला है। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखो कि ये आपका रथवा है घेर में, ट्राइबल डांस है रथवास का, तो रथवास है जो कि आप देखोगे कि रथ विस्तास में है, हिली एरिया में आपको देखने को मिला, जो साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात है वहाँ पे, और रथवा को परफॉर्म किया जाता है वो भी रथवानी घेर, रथवानी घेर डांस को परफॉर्म किया जाता है होली के फेस्टिवल में। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये आपका गुजरात का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। कमिंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे आपका तरणतार फेयर है, ये एक बहुत बड़ा आपका फेयर है, मेला है इस स्टेट का, और ये मोस्ट पॉपुलर है वहाँ के रूरल स्पॉट, और साथ ही साथ वहाँ पे आपका स्पेक्टिकुलर जो ह्यूमन पिरामिड फॉर्मेशन है उसके लिए बहुत ज़्यादा वो माना जाता है। ठीक है, आगे आइएगा, यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा कि सनखेड़ा नु लख कम, यानी कि यहाँ पे लैक्योर टर्न वुड फर्नीचर ऑफ संखेड़ा, तो संखेड़ा एक स्मॉल टाउन है ईस्टर्न रीजन ऑफ गुजरात में, जहाँ पे ये नाम जो है संगेड़ा से लिया गया है, एक वर्ड है जो कि आपको गुजराती लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, तो ये भी थोड़ा बहुत आप लोग ध्यान में रख सकते हो। अब आते हैं डाइवर्स मिलेट कल्चर, यानी कि जो मिलेट की जो कल्चर है इसमें बहुत डाइवर्स देखने को मिलेगा। इंडिया में आपको रिच डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, तरह तरह के फूड है, तरह तरह के लोगों के खाने के जो हैबिट है वो भी एकदम अलग अलग है। तो जो सीज़न का डाइवर्सिटी है, मिट्टी की डाइवर्सिटी है, जहाँ जहाँ आप लोग डिफरेंट डिफरेंट जगह जाओगे, नॉर्थ में जाओ तो आपको अलग मिट्टी दिखेगी, ईस्ट में जाओ तो आपको अलग मिट्टी दिखेगी, साउथ में आओ तो आपको अलग मिट्टी दिखेगी, तो इस तरीके का जो आपको डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर है, डाइवर्सिटी ऑफ सॉइल है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, यानी कि अलग अलग मिट्टी में अलग अलग क्रॉप आपके उगते, इसके कारण हमारे यहाँ जो है ना अलग अलग तरीके का आपको जो है यहाँ पे व्यंजन देखने को मिलता है। ठीक है, मिलेट्स और इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो मिलेट्स है जो कि इसको हम लोग देखते हैं कि बहुत फ्यू ईयर्स अगो से ही ये चलता आ रहा है, ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, कोर्स सीरियल
सीरियल से भी, कोर्स सीरियल कहते हैं इसको। साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको न्यूट्री सीरियल भी कहा गया है कि इसमें न्यूट्रिशंस बहुत ज़्यादा होता है, हाईली न्यूट्रिशियस फूड है ये। सम ऑफ द मिलेट्स जो है उनकी 2300 ईयर्स पहले भी उसको ग्रो किया जाता था, लेकिन जो प्रोडक्शन ऑफ मिलेट्स है वो इतना ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया जा रहा है कुछ सालों में। और अगर 40-50 सालों में देखें तो इसको इतना ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया जा रहा है, जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारा फूड हैबिट चेंज हो चुका है। हम लोग बाहर के फूड पे ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं, ये सारे खाने पे हम लोग इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं करते हैं। सोशो इकोनॉमिक कंटेक्स्ट अगर हम लोग मिलेट्स का देखें तो मिलेट्स को यहाँ पे फूड ऑफ पुअर कहा गया है, यानी कि गरीब लोग बहुत ज़्यादा इसको कंज्यूम करते हैं, क्योंकि लंबे समय तक जो है ना ये आपके पेट को जो है भरे रखता है। ये आप लोग खाओगे तो आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगता, साथ ही साथ आपको सब तरीके के न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ आप देखोगे कि मार्जिनलाइज्ड लैंड यानी कि छोटे से ज़मीन में भी ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो सकता है, इसको बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। साथ ही साथ आप देखोगे कि यहाँ पे मोर फर्टाइल लैंड की ज़रूरत तो होती है, जैसे आप लोग देखोगे ये कहीं भी ग्रो हो सकता है, लेकिन पैडी और वीट की बात करें तो उसको मोर फर्टाइल लैंड की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है। वैसे मिलेट्स को ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए इनको जो है ना फूड ऑफ द पुअर कहा जाता है। उसके बाद आप देखोगे कि मिलेट्स को यहाँ पे फूड ऑफ द पुअर कहते हैं, क्योंकि इनकी एबिलिटी टू ग्रो, कि ये कहीं भी ग्रो हो सकता है, कभी भी ग्रो हो सकता है। तो इसीलिए मिलेट्स को यहाँ पे आइडियल माना गया है रेनफीड कंडीशंस में और सलाइन यहाँ। तो मिलेट्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये हेल्थ के लिए गुड है, फार्मर्स के लिए गुड है या फिर इन्वायरमेंट के लिए गुड है, ये सब के लिए गुड है। आप लोग देख सकते हो कि ये हमारे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। वैसे ही हेल्थ अगर हम लोग इन्वायरमेंट की बात करें तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है, और फार्मर्स के लिए अच्छा है ही, क्योंकि उनको एक डाइवर्स फील्ड मिल जाता है कि वो सही तरीके से इसका कल्टिवेशन कर सके, उनको मार्केट में अच्छा रिटर्न मिल जाता है, इनसे कई तरीके के जो है वो प्रोडक्शन भी करवा पाते हैं, ये भी आप देख सकते हो। जो है मिलेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप देखोगे तो मिलेट्स में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस है, पोटेंशियल है कि ये जो न्यूट्रिशंस का तो हम लोग इसको मिलेट्स को जो है इस तरीके से खाने के लिए प्रमोट कर सकते हैं कि वो पूरा हो पाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग इसको बता सकते हैं। टाइप्स ऑफ मिलेट आप लोग देख सकते हो कि बहुत तरीके का मिलेट भी है, हम लोग आगे भी देखेंगे। मिलेट्स जो है ना आपको देखने को मिलेगा कि लाइफस्टाइल डिजीजेस जो आज के डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, जैसे आप देखते हो कि डायबिटीज़, हर एक सेकंड पर्सन के घर में डायबिटीज़ होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, ग्लूटेन आपका एलर्जिक है और मच मोर देखने को मिलता है। यानी कि इस तरीके का जो नॉर्मल डिजीज़ आज के डेट में आपका राइज हो रहा है, तो उसको भी ये जो है मिलेट्स के कंजप्शन से ये सारी चीज़ें आपकी कम हो सकती है। कल्चरल सिग्निफिकेंस अगर हम लोग मिलेट्स का देखें तो एक तरीका है जिससे कि मिलेट्स को हम लोग अपने जो आज के डेट में डिसअपियर हो रहा है, यानी कि इसकी जो इंपॉर्टेंस ख़त्म होती जा रही है ना, उसको हम लोग प्रिजर्व करके रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखो कि बार्नयार्ड मिलेट हो या फिर सनवा हो, इसको यहाँ पे हिंदी में कहा जाता है, जो कि रिजर्व किया जाता है फास्टिंग के लिए, और ये काफ़ी लाइट होता है, ये आसानी से आपका डाइजेस्ट भी हो जाता है और एनर्जेटिक भी आपको फील करवाएगा। मिलेट की बात करें या मधुआ रोटी भी कहा जाता है, ये मैंडेटरी होता है कि विमेन जो ईस्टर्न आपके इंडियन स्टेट में है, जैसे बिहार और झारखंड में, ये मिलेट्स बहुत ज़्यादा वहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है कि विमेन इसको कंज्यूम करती ही है। और बिफोर 3 डे लॉन्ग फास्ट जो उनके चिल्ड्रन के लिए होता है, यानी कि जो जितिया वगैरह किया जाता है इधर वाले जगहों पे, आप लोग बिहार झारखंड वाले जगहों पे देखोगे, तो उसके पहले जो है ना विमेन ये मिलेट्स कंज्यूम करती है, क्योंकि इससे क्या होता है कि काफ़ी लंबे समय तक जो है ना वो यहाँ पे उनको भूख नहीं लगती है, ठीक है, और जो पेट में किसी भी चीज़ की कमी फील नहीं होती, इट मीन्स की बॉडी में जो है आपका भूख नहीं होगा तो न्यूट्रिशन की भी कमी नहीं होगी, तो ये सारी चीज़ें जो है इसको बैलेंस करके चलता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ मिलेट्स भी आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी ऑफ मिलेट्स जो है वो ट्रेडिशनल आपका चलते आ रहा था, बट बहुत सारे तो आज के डेट में लॉस्ट हो चुके हैं। लेकिन आप लोग देखोगे कि बहुत सारे एनजीओ इस फील्ड में काम कर रहे हैं कि वो मिलेट्स को बढ़ावा दे, मिलेट्स के लिए लोगों के अंदर जो है ये अवेयरनेस लेकर आ रहे हैं, उनको इसका इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, सिग्निफिकेंस बता रहे हैं। तो कई तरीके से मिलेट्स जो है आज के डेट में आप लोग देखोगे कि कई जगह पे इसका इस्तेमाल भी हो रहा है, कमर्शियली ये अवेलेबल है क्योंकि इसकी डिमांड है, लेकिन और ज़्यादा इसको डिमांड इसको ले बढ़ाना है, इस पर भी यहाँ पे काम किया जा रहा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर हम लोग बात करें तो ये आपका होता है बैनयार्ड मिलेट्स और फिंगर मिलेट्स, ये दोनों बहुत ज़्यादा आपका जो है इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा आपका इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। तो ये दो तरीके के मिलेट्स का आप लोग ध्यान रखिएगा। टेम्पल इंस्क्रिप्शंस देखते हैं कि तमिलनाडु में जो टेम्पल की बात की जा रही है, आपको पता है कि तमिलनाडु में
50,000 से भी ज़्यादा इंस्क्रिप्शन है। लेकिन उनको आज तक जो है आप लोग देखोगे कि ऐसा नहीं है कि कोई रिलीजन, फिलॉसफी या मिथोलॉजी से उसको कंसर्न किया गया है। डाइवर्स नेचर्स देखने को मिलेगा इनके इश्यूज़ का। और आज के डेट में अगर हम लोग देखें तो 1000 ईयर्स पहले तक भी जो टेम्पल प्रेजेंट था वो आज के डेट में तमिलनाडु में देखने को मिलता है। तो इसका एक बहुत अच्छा खासा जो है सिग्निफिकेंस है। बहुत खूबसूरत टेम्पल्स भी होते हैं। कभी आप साउथ जाइएगा तो ज़रूर वहाँ पे घूमिएगा। साउथ में रहते हो तो आप लोग को पता ही होगा, तो आप लोग भी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो कि विच वन ऑफ द आपकी जो है फॉलोइंग जो फेवरेट आपकी टेम्पल्स है उसके बारे में आप बता सकते हो। तो कुछ अगर हम लोग टेम्पल्स देखें तो ये है तिरुवरूर, चिदम्बरम, कांचीपुरम। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं पूजा करने के लिए। अगर आप लोग देखोगे कि बृहदेश्वर टेम्पल जो कि तंजावुर में है, इसके बारे में तो जितना ही बात करूँ वो उतना ही कम है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये भव्य है, बहुत ही ज़्यादा ये खूबसूरत भी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि ये टेम्पल है, बहुत ही खूबसूरत है, एकदम यूनिक सा आपको देखने को मिलेगा सारे टेम्पल्स। और मेनली जितने भी टेम्पल्स हैं ना, हम लोग जो एंशिएंट हिस्ट्री अभी देख रहे थे उसमें जो चोलास, पांड्यास और जो चेरास के टाइम में पीरियड में बहुत ज़्यादा टेम्पल्स का जो है इनॉग्रेशन किया गया था, बहुत सारे टेम्पल्स को जो है बनाया भी गया था। तो उतनी डिटेल में आपको यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, बस टेम्पल्स के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि तमिलनाडु के टेम्पल्स आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। और इवन आप लोग को पता है कि ममल्लापुरम जो ऑलरेडी तमिलनाडु में ही है, वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था क्योंकि इंडिया और चाइना का इनफॉर्मल समिट हुआ था, सेकेंड इनफॉर्मल समिट, तो इसलिए उसको भी ध्यान रखिएगा, उसके बारे में भी हम लोग पढ़े। चलिए आप लोग अब कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आप लोग ने निश्चित देखा है और आप लोग को याद है कि ममलापुरम जो टेम्पल है वो किन के द्वारा बनाया गया था और किस पीरियड में बनाया गया था। ठीक है, ये दो नाम बताइए ज़रूर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे तिरुमुकुदल की बात करें तो ये कांची से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन पेरुमल जो टेम्पल्स हैं ये एक आपको देखने को मिला है कि इससे एक हॉस्पिटल भी अटैच्ड है। जो लेंदी और परफेक्टिवली यहाँ पे इनग्रेव्ड इंस्क्रिप्शंस है, इसमें आपको इंटायर लेंथ ऑफ टेम्पल देखने को मिलेगा, जो कि बहुत बड़ा टेम्पल भी है। तो इसी की इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, ये भी आप देख सकते हो कितना भव्य टेम्पल है। ये भी आप देख सकते हो वन ऑफ द ब्यूटीफुल टेम्पल यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टेम्पल है, ज़रूर देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत टेम्पल है। उसके बाद विदरान्याम जो टेम्पल है उसमें भी 1218 में इसकी इंस्क्रिप्शंस हुई थी। तब से यहाँ पे आपका जो है देखने को मिलेगा कि ये अल विलाई प्रणनम ऐसा कहा जाता है। वहाँ पे गार्जियन जो ऑफिसर्स होते हैं वो आर्मी ऑफ विलेज के, तो वो यहाँ पे 15 स्लेव्स को बेचते हैं, वो भी टेम्पल्स में, और 1000 कासू। ठीक है, तो ये वहाँ का कुछ होता होगा, खैर कोई बात नहीं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। हारमोनी थ्रू डांस, अब यहाँ पे थोड़ा डांस के बारे में देख लेते हैं। 8 क्लासिकल डांस है फॉर्म, जिसको कि यहाँ पे संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा आपका क्लासिफाई किया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है। ये फोक डांस है जो कि इंडिया में भी देखने को मिलेंगे। कुछ जो आर्ट फॉर्म्स है वो यहाँ पे इंटरटेनमेंट के लिए है, और डाइवर्स फॉर्म्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, जो कि हम लोग रिपब्लिक डे पैरेड में भी देखते हैं। वहीं इंडियन कल्चर डाइवर्सिटी जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। अगर क्लासिकल डांस की बात करें तो सबसे पहला है भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, मोहिनीअट्टम, कथकली, सतरिया, उड़ीसा और मणिपुरी। ठीक है, तो हम लोग अभी देखे थे कि नॉर्थ ईस्ट की 2 क्लासिकल डांस है, जो कि मणिपुर का मणिपुरी है और यहाँ पे आसाम का सतरिया है। बाकी ये 8 क्लासिकल डांस है, इसके बारे में तो आपको रट्टा मार ही लेना है, कुछ और इसका जो है ना कभी भी कोई अल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बार बार पूछे गए, आगे आने वाले दिनों में भी पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो डिफरेंट कल्चर की डिफरेंट यहाँ पे आपका डिफरेंट तरीके से प्रदर्शन है। कुचिपुड़ी देखिए तो ये आंध्र प्रदेश से एक डांस ड्रामा ट्रेडिशन है, इसको इनके ग्रेस और जो फ्लूइड मूवमेंट है उससे जाना जाता है। भरतनाट्यम की बात करें तो 2000 ईयर्स से भी पुराना ये डांस है, जो कि तमिलनाडु का है। कथकली की बात करें तो ये केरल का है, एक स्टाइल्ड आर्ट फॉर्म है, इसमें डांस, म्यूजिक, एक्टिंग, ड्रामा सब है। सतरिया की बात करें तो आसाम से है। ये जो डांस एक आर्टिस्टिक वे है कि वहाँ की जो मेथोडोलॉजिकल जो टीचिंग है उसको बहुत अच्छे तरीके से जो है प्रेजेंट करते हैं। मोहिनी अट्टम की बात करें तो ये भी अगेन केरल से है, तो केरल से 2 है, और स्पेशली आपको मोहिनी अट्टम के बारे में याद रखना है कि ये विमेन के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, साथ ही मणिपुरी डांस की बात करें तो मणिपुर से है, डिवोशनल डांस है। साथ ही उड़ीसी से बात करें तो उड़ीसा से ये भी डांस है, जो कि लव और पैशन टच को दिखाया जाता है। साथ ही कथक की बात करें तो ये नॉर्थ इंडिया का है, जो कि एक यूनिक सिंथेटिक है, हिंदू और मुस्लिम जेनेसिस जो कि आर्ट में देखने को मिलता है। तो ये आप लोग जो है बिल्कुल भी एकदम इसको याद कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर हम लोग बात करें कुचिपुड़ी जो है, ये आपका जेंडर स्टेरियोटाइप्स के बारे में जो है उसको यहाँ पे ब्रोक किया गया था
कि कुचिपुड़ी में आपका जो है दोनों देखने को मिलेगा, मेल और फीमेल जो है दोनों एक तरीके से यहाँ पे डांस करते हैं। ग्लोबलाइजेशन से आप देखोगे कि क्या हुआ है कि ये डांस इवॉल्व हुआ है, यानी कि डांस निकल कर आया है। आज के डेट में आपको डिफरेंट डिफरेंट डांस फॉर्म देखने को मिलेगा। तो हमारे इस तरीके के जो क्लासिकल डांस आर्ट है इसको और भी कंट्रीज़ में अडॉप्ट किया गया है, हम लोग भी बाहर के कंट्रीज़ को अडॉप्ट किए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कृष्ण रास लीला की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको देखने को मिलेगा कथक डांसर्स का। होली जो कि ब्रज भूमि का है, इसे लेकर आपका जो है ना यहाँ पे कथक डांसर्स जो कि यहाँ पे कृष्णा को सेलिब्रेट करते हैं। जस्ट लाइक कुचिपुड़ी जो कि कथक जो है वो बहुत ज़्यादा मुस्लिम रूलर्स के द्वारा भी नॉर्थ इंडिया में पैट्रोनाइज किया गया था। तो इन सारे डांस की एक अलग ही कहानी, एक अलग ही स्टोरी है। अगर आप लोग पढ़ने बैठोगे तो फिर उसी में फंसे रहोगे, कोई बात नहीं, आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर की बस आप लोग को स्मार्ट स्ट्रैटेजी लेकर चलना है। बहुत ज़्यादा मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगी कि नितिन सिंघानिया की बुक लेकर बैठ के पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि वो मुझे उतना ज़्यादा जो है ना वॉर्थ नहीं लगता है, ठीक है। टाइम कम, अगर आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है, अगर आप 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या 2022 के लिए कर रहे हो, देन यू विल गो फॉर डैट। बट अगर आप लोग अभी 2020 में देने वाले हो और आपने आर्ट एंड कल्चर के लिए ज़्यादा प्रिपेयर नहीं किया है, सो मैं ऐसा कभी भी नहीं आपको सजेस्ट करूँगी कि नितिन सिंघानिया की बुक पढ़ो। मंथली मैगजीन आती है, उससे आप लोग पढ़ लो। न्यूज़पेपर रेफर करते हो तो उससे आप लोग कलेक्ट कर सकते हो जितनी भी न्यू आर्ट एंड कल्चर की न्यूज़ आती है। और साथ ही ये मैगजीन तो बहुत ही अच्छी है, इसमें आपको काफ़ी कुछ पता चल ही गया होगा। साथ ही अगर देखते हैं यहाँ पे तो सोशल थीम्स भी है जो कि यहाँ पे डांसर्स के द्वारा काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाता है। डांसर जो होते हैं ना इस तरह के क्लासिकल डांस, इसमें क्या होता है ना कि कुछ भी आपको एक थीम दिखाया जाता है, एक स्टोरी दिखाया जाता है। डांस के फॉर्म में एक आपको स्टोरी सुना दिया जाता है, स्टोरी बता दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये डांसिंग जो होता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। साथ ही यहाँ पे आपका जो बताया गया है, एक सेकेंड, CCRT है, यानी कि जो कल्चर रिसोर्स एंड ट्रेनिंग है, इसके थ्रू आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, यानी कि स्कूल्स वगैरह में इंटर कॉलेज कंपटीशन होता है जिसमें कि कल्चर डाइवर्सिटी को जो है ना वो दिखाया जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो CCRT है वो यहाँ पे वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज करते हैं टीचर के लिए कि वो इनको सेंटिसाइज करे और साथ ही साथ जो है ना सेंसिटाइज करे, और साथ ही साथ वो स्टूडेंट को ये मतलब कि थोड़ा सा इनकरेज करे कि वो इस तरीके के डांस फॉर्म में भी अपने आप को जो है इन्वॉल्व करे। जो फेस्टिवल होता है इंडिया का अब्रॉड, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब हम लोग बाहर जाते हैं परफॉर्म करें, जब हमारे डांसर्स बाहर जाते हैं परफॉर्म करने, तो वो हमारे इंडियन आर्ट को दिखाते हैं, इंडियन कल्चर को दिखाते हैं अपने डांस के थ्रू, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इतना आप लोग को इसके बारे में पता होना चाहिए। कमिंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे बताया जा रहा है कि डांसर्स जो है ना वो भी यहाँ पे कंटेम्प्रेरी थीम को स्टार्ट किए थे चूज़ करना इन ऑर्डर टू रीच द मासेस। सबसे ज़्यादा लोगों के पास रीच करने के लिए कंटेम्प्रेरी थीम, यानी कि ऐसे थीम जो कि हमारे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट है। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा देखिए तो बहुत अच्छा रोल प्ले किया गया है। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसमें कि सेंटर फॉर कल्चर रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग है, इनके थ्रू बहुत ज़्यादा जो है प्रोग्राम वगैरह ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो जो अभी मैं बताई वही चीज़ यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो एक भरतनाट्यम का पोज है, कितना ब्यूटीफुल है कि नहीं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए ये सारे क्लासिकल डांस जो होते हैं ना, इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला इनमें जो है ना आपका पोज इंपॉर्टेंट होता है, जेस्चर इंपॉर्टेंट होता है, बॉडी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होता है, कॉस्ट्यूम इंपॉर्टेंट होता है, ज्वेलरी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये सारी चीज़ों से पता चलता है कि ये डांस फॉर्म कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आइए आगे देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। वो आपका एक आर्टिकल था फ्लैग के ऊपर, बट डैट वाज नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे उसमें कुछ पॉइंट नहीं मिला, तो मैं इस मैगज़ीन को शेयर कर दूंगी। आपको लगता है कि आपको पढ़ना है तो आप लोग पढ़ सकते हो, बेशक पढ़ सकते हो। पढ़ने के लिए किसी को भी कभी मैं रोकती नहीं हूँ, लेकिन वही चीज़ है कि मैं यहाँ पे जो लेक्चर प्रोवाइड कर रही हूँ डैट शुड बी कंसाइज वे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही मेरे लेक्चर को देखते हैं। तो इसको ध्यान रखते हुए मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, ठीक है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग आंसर पहले कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, बताइएगा टोटल 10 में से आपके कितने आंसर यहाँ पे सही हुए, फिर मैं लास्ट में बता दूंगी। सबसे पहला है मार्स ऑर्बिटर मिशन के बारे में है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि यहाँ पे आपको करेक्ट ही बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि मार्स कलर कैमरा जो है वो ऑनबोर्ड इसरो के मॉम है, जो कि रिसेंटली यहाँ पे फोवोस की जो इमेजेस है उसको कैप्चर किया गया। सेकंड है कि फोवोस जो है ये क्लोजेस्ट और स्मॉलेस्ट मून है मार्स का। थर्ड है कि जो मिशन है उसको लॉन्च किया गया था 2013 के 5 नवंबर, वो भी PSLV C-25 के थ्रू। फोर्थ है कि ये यहाँ पे मार्शियन ऑर्बिट में इंटर किया था, वो भी 24 सितंबर 2014 को, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा है, फर्स्ट ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव।
मैं चाहती हूँ कि मेरे आंसर देने से पहले आप लोग अपने आंसर को ज़रूर टिक मार्क कर लीजिएगा, ठीक है, फिर लास्ट में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो ये ऑलरेडी सही है, क्योंकि हम लोग यहाँ ऑप्शन से ही समझ गए कि फर्स्ट सही है। मार्स का जो कलर कैमरा है वो यहाँ पे ईश्वर का मॉम है, जिसके थ्रू जो है यहाँ पे फोबोस का यहाँ पे इमेज जो है कैप्चर किया गया। बट सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, थोड़ा सा फैक्चुअल बेस्ड ये क्वेश्चन था, तो आपको अगर पता होगा तो ही आप यहाँ से बना सकते हो। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखो कि जो फोबोस है वो क्लोजेस्ट और स्मॉलेस्ट मून कहा जा रहा है मार्स का, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। ये मिशन सीरियसली 2013 में ही लॉन्च किया गया था और PSLV C-25 को इस्तेमाल करके, साथ ही ये जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपने जो है ऑर्बिट में चला गया था, दैट्स वाई इसको सक्सेसफुल कहा गया था। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इज करेक्ट, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। ओके, कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे वैलिड है सोलर एक्लिप्स के लिए। फर्स्ट है कि सोलर एक्लिप्स जो है वो 21 जून 2020 को ये पार्शियल इन नेचर में अकर्ड हुआ था। सेकंड है कि ये रिंग ऑफ फायर है एनुअल, जो देयर इज़ अ रिंग ऑफ फायर इन एनुअल इक्लिप्स। थर्ड है कि एनुअल इक्लिप्स जो है ये हैपन होता है जब मून इज़ फारदेस्ट फ्रॉम द सन। तो आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट ओनली, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड, ऑल ऑफ द अबव। सो यहाँ पे एक दो स्टेटमेंट से ही आप पता कर सकते हो कि कौन सी यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। आइए देखते हैं कि कौन सी यहाँ पे करेक्ट है। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पे जो सोलर एक्लिप्स है वो 21 जून 2020 को हुआ था, जो कि पार्शियली नेचर का था, ठीक है। तो आप लोग को याद आ रहा होगा कि जो हमारा यहाँ पे सॉलिस्टिस भी होता है, समर सॉलिस्टिस 21 जून, तो इस दिन तो ये नहीं, इस दिन हुआ था, लेकिन ये पार्शियली नेचर नहीं था। सो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट होता है, और जैसे ही फर्स्ट स्टेटमेंट आप इनकरेक्ट करोगे आपका आंसर यहाँ पे निकल जाएगा। इसलिए मैं बोली थी कि फर्स्ट एक दो स्टेटमेंट से ही आपका जो है ना यहाँ पे आपका आंसर निकल जाएगा। तो इस तरीके से भी आप लोग अपने आंसर को जो है सही तरीके से लगा सकते हो। सेकंड बिल्कुल करेक्ट है, ये देयर इज़ अ रिंग ऑफ फायर इन एनुअल एक्लिप्स। रिंग ऑफ फायर क्या होता है कि देखिए ये पूरी तरीके से सन है, इसके आगे अगर मून आ जाता है ना तो ये पूरी तरीके से इसको इस तरीके से ढक लेता है, लेकिन एक चारों ओर से ना आपको एक रिंग ऑफ आग लगने हुए टाइप का दिखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपका जो है ना थोड़ा सा विजिबल हो रहा है, बट ये चारों ओर से जो सरफेस ऑफ मून है उसके चारों ओर आपको देखने को मिलेगा कि ये आपका विजिबल हो रहा है। सो इसको कहते हैं रिंग ऑफ फायर। और ये इसलिए हुआ था, एनुअल एक्लिप्स इसलिए हुआ था क्योंकि मून जो है ये अर्थ से बहुत दूर था। सॉरी मैं सन कह दी ना, ये मून है, ठीक है, और ये सन सॉरी ये अर्थ है। तो ये अर्थ जो मून के पास आपको देखने को मिलेगा, तो इसमें क्या है ना कि, तो इसको फिर से अच्छे से समझिए। सोलर एक्लिप्स का मतलब क्या होता है, सोलर एक्लिप्स होता है जब आपका सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है, फाइन। तो ये एनुअल एक्लिप्स की हम लोग बात करें तो इसमें तब होता है कि जब इस तरीके से सन है उसके बीच में जब आपका मून आता है, तो इससे क्या होता है ना कि सन पूरी तरीके से ढक जाता है, और लेकिन आपको चारों ओर जो है ना थोड़ा बहुत लाइट देखने को मिलता है, जिसको हम लोग सोलर एनुअलर एक्लिप्स कहते हैं, ठीक है। और ये एनुलर इक्लिप्स तभी होता है जब मून जो है ना अर्थ से थोड़ा दूर होता है। ओके, तो ये चीज़ें आपको समझना होगा। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि न्यू लिमिट क्या रखा गया है FPI में इन्वेस्टमेंट के लिए, वो भी कॉर्पोरेट बॉन्ड में, एज पर द जो नोटिफिकेशन है RBI का, उसके अकॉर्डिंग ये पूछा जा रहा है। 10%, 12%, 15% या 20%। तो ये अभी का न्यू पूछा जा रहा है, अगस्त मंथ का ही। तो आपको बताना मतलब कि जुलाई मंथ का ही पूछा जा रहा है कि ये न्यू आपका लिमिट क्या रखा गया है, जितना आप FPI में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इट इज़ 15%, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, इनमें आपको बताना है कि कौन सी कंट्री है जिनके द्वारा नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप को 2022 में ये आपका होस्ट किया जाना, होस्ट ग्रीस, स्पेन, इटली या कतर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी, इट मीन्स की कतर। कौन सी फर्मा यहाँ पे कंपनी है, एक सेकंड क्या करूँ, आंसर यहीं पे दिया हुआ है तो आप लोग देख सकते हो। चलिए, कौन सी यहाँ पे फर्मा कंपनी है जो कि फर्स्ट इंडिया में जिनके द्वारा ट्रायल स्टेज ऑफ वैक्सीन के लिए यहाँ पे आपका रिच किया गया है, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, भारत बायोटेक या फिर सन फार्मा। ये पूछा जा सकता है, तो यू शुड नो दिस इज़ भारत बायोटेक। ओके, बी इज़ द सेकेंड आंसर, बी इज़ द करेक्ट आंसर। कमिंग टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, सिंधु दर्शन वेन्यू ये कहाँ लोकेटेड है, किस था ये जगह, इट इज़ बी ले। सेवेंथ है कि न्यूली इनॉग्रेटेड कोविड-19 फैसिलिटी इन न्यू दिल्ली हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर विच पर्सनैलिटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। करेक्ट आंसर वुड बी डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 8 में आते हैं, करेक्ट आपको बताना है। फर्स्ट है कि एक सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म जो कि निसर्ग है, इनके द्वारा ईस्ट सेंट्रल और एडजॉइनिंग जो साउथ ईस्ट अरेबियन सी है उसमें ये आपका अफेक्ट किया गया है जून 2020 में। सेकंड है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन हरिकेन्स टाइफून से, ये ऑलवेज नाम होता है किसी पर्टिकुलर पर्सन के बाद।
थर्ड है कि यहाँ पे आपका 5 ट्रॉपिकल साइक्लोन रीजनल बॉडीज़ वर्ल्ड वाइड है, 5 ट्रॉपिकल साइक्लोन रीजनल बॉडीज़। तो आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा है, सोचिए करेक्ट कौन सा है, फर्स्ट ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें भी एक दो स्टेटमेंट है जो कि आप लोग आराम से पता कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा और मैं कई बार बता चुकी हूँ आपको जोग्राफी के लेसन में जो कि PT 365 आता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। बैक टू बैक तो हम लोग को साइक्लोन देखने को मिला, एक एम्फन देखने को मिला जो कि आपका उड़ीसा और वेस्ट बंगाल वाले कोस्ट में काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाया था, और उसके बाद आपको निसर्ग देखने को मिला जो कि महाराष्ट्र वाले रीजन में काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाया था। तो येस, इट इज़ राइट कि ये आपका अरेबियन सी में था। सेकेंड स्टेटमेंट थोड़ा सा इनकरेक्ट है, क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन का नेमिंग हम लोग पढ़े थे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन की नेमिंग कैसे होती है। जो इंडियन ओशन के अगल बगल जो 8 कंट्रीज़ है उनके द्वारा नाम दिया जाता है, 8 कंट्रीज़ के द्वारा 8 नाम दिया जाता है, यानी कि टोटल 64 नेम्स हो गए। तो ये 64 नेम्स आपका चलता है जब तक आपके साइक्लोन आते हैं, तो एक के बाद एक जो है कंट्रीज़ के द्वारा यहाँ पे नाम दिया जाता है। 8 कंट्रीज़ कौन कौन से हैं? इंडिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, आपका यहाँ पे ओमन, पाकिस्तान, मालदीव्स और श्रीलंका में हो गए ना, 8 हो गए ना। एक सेकेंड फिर से मैं बता देती हूँ, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान, मालदीव्स, म्यांमार, ओमन और थाईलैंड। हो गया 4 4 8, यस 8 हो गया। ये 8 के द्वारा जो है यहाँ पे नाम दिया जाता है। और सही बात है, यहाँ पे 5 ट्रॉपिकल साइक्लोन रीजनल बॉडीज वर्ल्ड वाइड है। सो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर first and third statements are correct. Okay, yes, second is incorrect, so correct option will be C. Coming to the next न्यू कैटेगरी ऑफ अवार्ड जो कि अनाउंस किया गया है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के हिसाब से, तो कौन सा है? स्वच्छता प्रहरी सम्मान, ODF सम्मान, या फिर प्रेरक दौर सम्मान, या फिर स्वच्छता प्रहरी सम्मान। तो कौन सा यहाँ पे नाम रखा गया है, कौन सा अवार्ड है? तो ये है प्रेरक दौर सम्मान, जो प्रेरणा देगा, जो कि ऐसा काम करेगा जिससे कि लोगों को प्रेरणा मिले, तो उनको इस तरीके का सम्मान प्रोवाइड किया जाएगा। Who has been taken over as a Director General Railway Health Service Railway Board? तो डॉक्टर विष्णु प्रसाद नंदा, डॉक्टर विष्णु प्रसाद परिदा, या फिर सोम प्रकाश, या फिर BP ठाकुर। तो कौन है यहाँ पे? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ए है, डॉक्टर विष्णु प्रसाद नंदा। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर दिया गया है, वो भी आप लोग देख सकते हो। एक यहाँ पे आपका बच गया है, यहाँ पे एक देखिए कि कलमकारी, कलमकारी जो है आंध्र प्रदेश का है। श्री कलाहस्ती, ये आपको देखने को मिलेगा कि तिरुपति आंध्र प्रदेश के बगल में एक टाउन है, वहाँ पे एक आपका जो है ना टेम्पल क्लोथ से प्रोड्यूस करता है, जिसको कलमकारी कहते हैं। इस तरीके से जो है ना आपका बनाया जाता है कलमकारी, काफ़ी ज़्यादा आपका सुंदर होता है, और ये टेम्पल फेस्टिवल में यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ जो वॉल हैंगिंग में आप लोग कुछ डिज़ाइन वाली चीज़ें हैंगिंग करते हो ना, तो उसमें आपका ये दिखाया जाता है। कलमकारी में जो स्टोरीज़ होते हैं वो रामायण, महाभारत और पुराण से लिया गया सारा स्टोरी होता है, ठीक है। ये आपका कलमकारी कहने का मतलब है कि इसमें कलम या फिर पेन का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि वो यहाँ पे चारकोल स्टिक्स को यूज़ करते हैं और वो जो है इसी से बनाते हैं। काफ़ी ज़्यादा भव्य होता है, आप लोग ये डिज़ाइन को देख सकते हो कितना सुंदर यहाँ पे बनाया गया। कलर जो है वो वेजिटेबल या फिर मिनरल सोर्सेज से यहाँ पे लाया जाता है। मेन कलर जो है वो यहाँ पे ब्लैक, रेड, ब्लू, येलो, एलम, ये सारे कलर को यूज़ किया जाता है। और एलम जिसको फिटकरी कहते हैं वो भी यहाँ पे यूज़ किया जाता है, जिसको कि डिफरेंट डिफरेंट कलर में आपका मिक्स करके यहाँ पे आपका इस्तेमाल किया जाता है। येलो यूज़ किया जाता है फीमेल फिगर्स ऑर्नामेंट में, रेड जो यूज़ किया जाता है वो बैकग्राउंड में, और क्लोथ कलर जो है ये आपका जो है फ्लोइंग वाटर जैसा वॉश्ड है और रिमूव स्टार्चेस, इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कलमकारी पेंटिंग याद रखना है। तो यहीं से हमारा जो है यहाँ पे ख़त्म होता है। यही है आपका एक भारत श्रेष्ठ भारत को लेकर यहाँ पे आइडिया दिया गया है, सस्टेंट और स्ट्रक्चरल कल्चर कनेक्टेड बिटवीन डिफरेंट रीजन, जो कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा ये हमेशा कहा जाता है एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो ये आपको याद रखना है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है एक भारत श्रेष्ठ भारत का, कि हम लोग को यहाँ पे यूनिटी इन डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना है, हमारे जो नेशनल इंटीग्रेशन है उसको प्रमोट करना है, शोकेस करना है कि हमारे पास रिच हेरिटेज और कल्चर है, कस्टम है, ट्रेडिशन है, इस्टेब्लिश करना है लॉन्ग टर्म इंगेजमेंट, और क्रिएट करना है ऐसा इन्वायरमेंट जिसके थ्रू हम लोग एक दो स्टेट्स के बीच में जो है लर्निंग कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाए, यानी कि ऐसा करें कि हर एक स्टेट जो है एक दूसरे से सीख सके, एक दूसरे से जो है ना कुछ सीखने का प्रेरणा रखे। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है एक भारत श्रेष्ठ भारत का, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पे हमारी ये जो मैगज़ीन है ये कंप्लीट हो गई।
यहाँ पे सारे आर्टिकल्स जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थे सारे मैंने टच कर दिए, सारे पॉइंट्स को मैं यहाँ पे आपके सामने क्लियर करके रख दी हूँ जो भी आपके एग्ज़ाम के लिए है। फर्दर ये मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए आप लोग, जो कि रिसोर्स पॉइंट यूपीएससी के नाम से। वहाँ पे आपको इसका मैगजीन पीडीएफ मिल जाएगा, अगर आप चाहो तो अपने से भी पढ़ सकते हो, इसको आप लोग रिवाइज भी करने के लिए रख सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये योजना मैगजीन अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट करिए, सजेशंस है तो आप फ्री है कि आप ज़रूर सजेशन दीजिए। एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ की जो अपडेशन है वो आप तक पहुँच पाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।